गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 82 क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। All living things are identified and categorized on the basis of their body design in form and function. Some characteristics are likely to make more wide-ranging changes in body design than other. There is a role of time in this as well. So once a certain body design comes into existence, it will shape the effect of all other subsequent design changes. शुरू से हम लोग देखते हैं एक बार फिर से, ठीक है। All living things are identified and categorized on basis of their body design in form and function. Some characteristics are likely to make more wide-ranging changes in body design than others. There is a role of time in this as well. So once a certain body design comes into existence, it will shape the effect of all their subsequent design changes, simply because it already exists. In other words, characteristics that come into existence earlier are likely to be more basic than characteristics that have come into existence later. अब देखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं एवोल्यूशन क्लासिफिकेशन को कैसे इफेक्ट करता है। एवोल्यूशन मतलब होता है चेंज। जैसे आज हम ह्यूमंस जैसे हैं वैसे नहीं थे, पहले हम 4 लेग्स से चलते थे, ठीक है। हमारे जो टीथ थे बड़े बड़े थे, लॉन्ग टीथ थे, टेल थी हमारी। तो हमारे जो एवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए। एवोल्यूशन क्यों आए? क्योंकि हमारे अंदर कुछ एडॉप्टेशन आ गए अर्थ में रहने के लिए, एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो एवोल्यूशन मीन्स होता है चेंजेस। अब ये चेंजेस एवोल्यूशन को देखकर ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे कैसे एवोल्यूट हो गए। मतलब जो लोअर लेवल के होंगे, जो लोअर डिवीजन ग्रुप होगा, उनमें एवोल्यूशन कम हुआ है। जो हायर लेवल डिवीजन होगा उनमें एवोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो एवोल्यूशन ही हमारा क्लासिफिकेशन का बेस बन जाता है। मतलब कि जो हमारे बेसिक हैं, जो हमारे पहले थे, जो पहले हमारे वो थे ऑर्गेनिज्म से, जो हमसे पहले थे, उनको क्या थे? मोर बेसिक थे। उनके कैरेक्टरिस्टिक मोर बेसिक थे। वही कैरेक्टरिस्टिक हमें तो आए, लेकिन क्या हो गया, कुछ चेंजेस आते गए, और ऐसे ही चेंजेस आते आते नई स्पीसीज बन जाती है। इसका मतलब हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और चेंज होते रहते हैं। उसकी बॉडी में बॉडी डिज़ाइन, उसका शेप, उसका साइज, सब कुछ क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमको जो एवोल्यूशन मिल रहा है वो बेसिक मिल रहा है। तो बेसिक पहले एक्सटिंक्ट थे, पहले थे बेसिक कैरेक्टर वो, और उनमें कुछ चेंजेस आते गए, एवोल्यूशन आता गया, तो नए कैरेक्टर बनते गए। मतलब हायर डिवीजन है, उसके कैरेक्टर कभी ना कभी लोअर डिवीजन जैसे भी रहे होंगे, तो उनमें एवोल्यूशन हुआ, तो लोअर डिवीजन वाले क्या पहुंच गए? हायर डिवीजन में। तो एवोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक। तो बॉडी डिज़ाइन हमारा डिफरेंट फंक्शन करती है, और उसमें चेंजेस होते रहते हैं। अब ये डिज़ाइन, इस बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस होते रहते हैं शेप साइज में, और ये क्या होते हैं? एक नई कैरेक्टर लाते रहते हैं। This means that the classification of life form will be closely related to their evolution. What is evolution? Most life forms that we see today have arisen by an accumulation of changes in the body design that allow the organism processing them to survive better. Charles Darwin first described this idea of evolution in 1851 in his book The Origin of Species. देखिए, अब बताया एवोल्यूशन बोलना है, चेंजेस है। व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन मीन्स होता है चेंज होना, ठीक।
और वो चेंज कैसे ले आ सकते हैं। ठीक है, जो आज हम देख रहे हैं बॉडी डिज़ाइन वो पहले से अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो हमने बॉडी में कुछ एडॉप्टेशन लाए, बॉडी में कुछ चेंज लाए। क्यों? क्योंकि उस क्लाइमेट में रहने के लिए। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ और हमने कुछ अपने वाली बॉडी में एडॉप्टेशन लाए और वो काफ़ी दिनों तक लॉन्ग पीरियड तक चलते रहे तो क्या हो गई, एक नई बॉडी डिज़ाइन आ गई। तो ये क्या हो गया, एवोल्यूशन। इसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। आइडिया ऑफ द एवोल्यूशन इन 1859, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम आपकी उनकी बुक थी। एवोल्यूशन मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट में चेंज हुआ, अब क्लाइमेट में चेंज हुआ तो वही सर्वाइव कर पाएगा जो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को अडॉप्ट कर ले। तो जैसे ही बॉडी को अडॉप्ट करने के लिए कुछ फीचर्स क्या हुए, चेंज हुए, तो यही फीचर्स अगर बहुत दिनों तक चलते रहे तो क्या हो जाएगा, एक नई टाइप की बॉडी डिज़ाइन आ जाएगी। When we connect the idea of this evolution in classification, we will find some group of organisms which have ancient body design that have not changed very much. We will also find other group of organisms that have acquired their particular body design relatively recently. Those in the first group are frequently referred to as primitive or lower organisms, while those in the second group are called advanced or higher organisms. In reality, these terms are not quite correct, since they do not properly relate to the differences. All that we can say is that some are the older organism while some are the younger organism. Since there is a possibility that complexity in design will increase over evolutionary time, it may not be wrong to say that older organisms are simpler while younger organisms are more complex. अभी देखिए, एवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन में हम चीज़ें देखते हैं दो ग्रुप के ऑर्गेनिज्म। एक ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, जैसे उसकी एंशिएंट टाइम में बॉडी थी, पहले थी बॉडी, वैसी ही बॉडी अभी भी है। कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप ऐसा है जिनमें कई सारे चेंजेस आए, ठीक, और वो चेंजेस अभी थोड़े आए। तो हम देख रहे हैं जिनमें चेंजेस नहीं आए उनको हम बोल देते हैं प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो जैसे एंशिएंट टाइप में थे, हमें कोई उनके बॉडी डिज़ाइन में चेंज नहीं आया और वो हमारे दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड ग्रुप में जिनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं उनको हम एडवांस या हायर ऑर्गेनिज्म बोल दिए। लेकिन सिर्फ डिफरेंसेस के लिए हम उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये अलग है ये अलग है, ठीक है। तो इनमें चेंजेस आए हैं, इसी अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई कर लें। अब कुछ जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म है वाइल सम आर यंगर ऑर्गेनिज्म, उनमें से भी हमने बहुत सारे देखे, कुछ में क्या रहते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं और कुछ में बहुत कम चेंजेस आते हैं। लेकिन अब हम उन्हें इन सबको जब एक कैटेगरी में रख के इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो हमने देखा कि जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल थे, जबकि जो एडवांस या हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। उनकी जो बॉडी डिज़ाइन है, उनके जो फंक्शन है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो चेंजेस आने से उनकी बॉडी डिज़ाइन, उनकी बॉडी के फंक्शंस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। नेक्स्ट आया हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। मतलब डाइवर्सिटी मीन्स मैंने आपको बताया वेरिएशन, और जहाँ भी बायो आ गया मतलब लिविंग थिंग्स में वेरिएशन, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इट इज़ अ वर्ड कॉमनली यूज टू रिफर टू द वेराइटी ऑफ लाइफ form it is a particular region. Diverse life forms share the environment and are affected by each other too. As a result, a stable community of different species comes into existence. Humans have played their own part in recent time in changing the balance of such communities. Of course, the
diversity in such community is affected by particular characteristic of land, water, climate and so on. Rough estimates state that there are now about 10 million species on the planet, although we actually know only 1 or 2 million of them. The warm and humid tropical region of the earth between the tropical of Cancer and the tropical of Capricorn are rich in diversity of plant and animal life. This is called the region of megadiversity. Of the diversity of the planet, more than half in the concentrated in few countries: Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, Mexico, Zaire, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है लाइफ में वैरायटी आ जाए, ठीक है, लिविंग थिंग्स में लाइफ फॉर्म हो जाए, लाइफ डाइवर्सिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में डाइवर्सिटी। जैसे पर्टिकुलर रीजन में कोई रह रहा है, ठीक है, उस रीजन पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई रह रहा है और उस एनवायरनमेंट में वो क्या अडॉप्ट है, दूसरे एनवायरनमेंट में ले जाएंगे तो वो उतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं हो पाएगा। अब उस एरिया में उस टाइप के ही हमको स्पीसीज मिलेगी। अगर कोल्ड एरिया है तो उसमें वही स्पीसीज रहेंगी जो लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएंगी। ह्यूमन हैव प्लेड देयर ओन पार्ट इन रिसेंट टाइम इन चेंजिंग द बैलेंस ऑफ सच कम्युनिटी। अब जो हमारा ह्यूमन है वो सारी कम्युनिटी में क्या कर लेता है, बैलेंस बना के चलता है। अब वो कम्युनिटी ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक में भी हमारे इन्वॉल्व होती है और क्या होती है आपस में, ये सब कम्युनिटी आपस में क्या रहते हैं, इंटरलिंक होते हैं। कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करके ये उनके पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे अब एक कम्युनिटी रह रही है लैंड में भी रह रही है, लेकिन लैंड के एनिमल में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ऐसे ही वाटर के क्लाइमेट में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत मिलियन ऑफ स्पीसीज रहती हैं हमारे अर्थ के प्लैनेट में जो वाटर में रहती हैं, सब बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इसके अलावा जब अगर वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट मिलते हैं। प्लांट की बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर मिलती है, चाहे वो वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ हो या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो। यहाँ पर प्लांट और एनिमल की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है, इसीलिए इन रीजन को कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेगा डाइवर्सिटी मिलती है। तो अर्थ में हम देख रहे हैं कि इतनी सारी स्पीसीज़ हैं, लेकिन हम सारे स्पीसीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं, फ्यू स्पीसीज़ के बारे में ही जानते हैं। 10 मिलियन स्पीसीज ऑन द प्लेनेट, उनमें से हम केवल 2 मिलियंस के बारे में ही जानते हैं, बाकियों के बारे में जाना क्यों। जैसे अमेजॉन में इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, तो उनकी वैरायटी को हम इंफॉर्मेशन ला ही नहीं पाते हैं। तो इसके अलावा और जैसे कई सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यहाँ पर ही प्लांट और एनिमल की इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। हम इनके बहुत सारे के बारे में तो नाम भी नहीं जानते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है लाइफ फॉर्म, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, मतलब लाइफ में ही डाइवर्सिटी आ जाए, लिविंग थिंग्स में डाइवर्सिटी आ जाए, कैसे कैसे हैं।